वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके जिस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर्स में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन से लेकर उपस्थित है, जो कि आपके इस बार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक आज के इस लेक्चर्स को पहुँचाया जा सके। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं समाप्त। कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन का नाम बताना है। जी हाँ, कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन का नाम बताइएगा एक बार फटाफट से। सभी बच्चों का चाहूँगा कि आंसर जो है आना चाहिए। तो कोशिका विभाजन में जो पादप हार्मोन है, उसका नाम बताना है आपको। तो ये साइटोकाइनिन याद रखिएगा। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है, इसमें कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये कोशिका है तो इसको विभाजन में मदद करता है, याद रखिएगा। यहाँ से 2 कोशिका बनाने में मदद करता है, यानी कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है, तो साइटो। हम इसको थोड़ा ट्रिक से आपको याद कराने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। साइटोकाइनिन याद रखिएगा। ये साइटो और काइनिन यानी 2 अलग-अलग कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। तो आंसर पे ध्यान न दें बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर समझिए पहले। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल, जी हाँ, ईमेल जो आप लोग अभी मेल करते हैं या ईमेल बनाते हैं, तो उसका जो जन्मदाता है, फादर ऑफ ईमेल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। फादर ऑफ ईमेल, जी हाँ, फादर ऑफ ईमेल कौन है? ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, या टिमोथी विल को, लिंकन गुलिस्टवर्स को, या रे टॉमलिंसन को? तो रे टॉमलिंसन, इसे याद रखिएगा। इन्होंने ही जीमेल के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। अगला नंबर सवाल है कि सर रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछे गए आपके डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। और जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, आवाज़ भी पूरी तरीके से आप लोगों तक उम्मीद है कि पहुंच रही होगी और क्वालिटी भी अच्छी जा रही होगी। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? प्यारे बच्चों, रासायनिक दृष्टि से अगर सिंधु के बारे में बात करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, या मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, चारों ऑप्शंस लाजवाब है। अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे रासायनिक दृष्टि से सिंदूर के बारे में जहां भी शब्द आए तो याद रखिएगा एक प्रकार के क्या है सिंदूर रासायनिक दृष्टि से, तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। यानी ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट आंसर होंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है कि सर कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक है और इसको रासायनिक गुण प्रदान करने वाला यौगिक क्या कहलाता है, उसका समूह क्या कहलाता है? तो वो क्रियाशील समूह कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। 5 नंबर सवाल फिर से आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन और आंसर के साथ मैं यहाँ पे रोज लेकर आता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए होने वाले हैं। कौन विद्युत का चालक है? प्यारे बच्चों, कौन सा विद्युत का चालक है बताइएगा। कौन सा विद्युत का चालक है? रबर, शुद्ध जल, लवण जल, या बेंजीन? तो कौन सा जो है विद्युत का चालक है? तो लवण जल याद रखिएगा। लवण जल क्या है? विद्युत का चालक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा विद्युत का चालक है? तो लवण जल है। अगला है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ये भी लाजवाब है, एमबीबीआई प्रश्न है आपके डीएलएड एग्जाम के लिए और काफ़ी बार आपसे पूछा भी गया सवाल है कि सर संसार का सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइएगा। सबसे स्मॉलेस्ट पुष्प के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे बताना है। रेफ्लेसिया है, कमल है, गुलाब है, या विल्फिया है? तो विल्फिया याद रखिएगा सबसे छोटा पुष्प है। और सबसे बड़ा है यहाँ पे रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया क्या है? लार्जेस्ट आपसे कहा जाएगा, तो लार्जेस्ट जो होगा ये क्या होगा? रेफ्लेसिया। और स्मॉलेस्ट होगा वुल्फिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? विटामिन ए के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, याद रखिएगा। विटामिन ए जो होता है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। लेकिन मानव शरीर के जब बारे में बात कर ही दिया है तो सुनहरा चावल के बारे में आप लोग जान लीजिए। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस के बारे में जान लीजिएगा, जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं। गोल्डन राइस में भी विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार गाजर में भी क्या है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी उदाहरण है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में यानी कि लीवर में। कहाँ पे रहता है? लीवर में रहता है, याद रखिएगा। लीवर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला चावल नहीं, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। विद्युत हीटर के सहायक तत्व बताइएगा। जो विद्युत हीटर में लगे रहते हैं उसमें सहायक जो तत्व होते हैं कौन होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लेट लगे होते हैं, नाइक्रोम के तार होते हैं, और एल्युमिनियम के तार होते हैं, या उपरोक्त ए और बी दोनों? तो 2 ऑप्शंस तो यहाँ पे बिल्कुल सही जाएंगे। पर यहाँ पे क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लेट लगे होते हैं,
ताकि वो हीट ना हो, और नाइक्रोम के तार लगे होते हैं जो कि हीटिंग का कार्य करता है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि सर निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है कि सर मानव का यहाँ पे उद्भव स्थान कौन सा बताइएगा। 9 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार आपसे पूछा भी गया है, ये सवाल बताना है आपको कि सर मानव का उद्भव स्थान, उद्भव कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट बार क्या हुआ, फर्स्ट बार वहाँ से जन्म लिया मानव, फर्स्ट बार क्या हुआ, जन्म लिया मानव, वहाँ से बताना है आपको कि उद्भव हुआ था वहाँ से फर्स्ट बार। तो अफ्रीका, जैसा कि आपको पता है अफ्रीका जो है मानव का उद्भव स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। अगला सवाल है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला, यानी एक से अधिक बार प्रयास इन्होंने किया, एक से अधिक बार क्या किया, प्रयास किया। तो बताना है आपको, इन्फिनिटी कह देते हैं कितने बार किया, ये तो इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया। तो वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये जो था अरस्तु था। क्या है, अरस्तु। अरस्तु नाम लेने का नाम ही नहीं ले रहा था रुकने का, और ये लगातार प्रयास करते गया और अंत में इनको सफलता भी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 11 नंबर सवाल है और इसका जवाब बताइएगा कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसके अल्पतमांक बताना है आपको। तो ये 0.1 होगा। क्या होगा, 0.1 होगा, याद रखिएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब 12 नंबर सवाल है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के क्या है, जैविक कृषि के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल बताना है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जैविक कृषि से, इसलिए यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है फसल चक्र है, मिश्रित कृषि खेती है, कार्बनिक चक्र है, या उपयुक्त सभी है। तो ये उपयुक्त सभी जो होता है ये जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। अब 13 नंबर सवाल है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जाता है पानी के बहने से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलने से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इस बार के लिए तो MBBI है ही, याद रखिएगा ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे ठंडा कर सकते हैं, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरा ठंडा हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ श्वसन जड़ है। श्वसन जड़ कौन सा है ये आप बता दीजिए। कौन सी जड़ जो है श्वसन जड़ है बताना है आपको। श्वसन जड़ आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। श्वसन जड़ कौन सा है, तो निमेटोफोरस। निमेटोफोरस क्या है यहाँ पे, श्वसन जड़ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइएगा। केमिकल, यहाँ पे केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है किसका, केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है किसका, सल्फ्यूरस अम्ल का। तो क्या होगा, H2SO3, H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल एसिड का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है कि सर पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। क्या पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन गैस। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा जीके जीएस गुरु के साथ। लगातार आपको ग्रुप डी, NTPC, DLED, साथ ही साथ बिहार पुलिस की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। त्वरण का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, तो किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि सर कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सक्रिय कहने का मतलब क्या होता है, एक्टिव। कौन सबसे एक्टिव धातु है बताइएगा। तो सबसे एक्टिव रुबेडियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रुबेडियम। अगला नंबर सवाल है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सर वृक्षों को बचाना। वृक्षों को बचाना, ये वृक्ष है, इससे लोग चिपक जाते थे आपस में ताकि ये पेड़ को ना काट पाए। तो ये वृक्षों को बचाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, वृक्ष को बचाना। ठीक है। अगला सवाल है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, जो कि 10th लेवल से ही पढ़ रहे हैं कि सर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। एक जो है व्हाइट लाइट इधर से डाली जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, याद रखिएगा। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होती है। 2 4 2 4 6 1 7 रंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक कहने का मतलब है कि हीलियम जो है ये सर एकल परमाणविक है, He, याद रखिएगा।
अगला सवाल है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग जो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। ब्लैक में हम लोग क्या करते हैं, उदासीन तार को उसको मानते हैं। और रेड कलर का जो होता है घरेलू परिपथ में, वो मेन तार होते हैं, उसमें मेन करंट गुजरते हैं। अगला सवाल है कि सर रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है ये प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का जो है वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पेट्रोल का, नाखून पॉलिश रिमूवर का, या अल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। तो किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? पेट्रोल का। पेट्रोल का क्या है यहाँ पे वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है प्यारे बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और किससे? फॉस्फोलिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है प्यारे बच्चों, जब ध्वनि तरंगे जब चलने लगती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंगे जब चलती है ना तो अपने साथ एक प्रकार की ऊर्जा लेके जाती है, एनर्जी लेके जाती है, याद रखिएगा। क्या लेके जाती है? एनर्जी लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपको बताना है। लाल, पीला, नीला या बैगनी? तो बैगनी। बैगनी जो होता है ये सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। अगर रेड के बारे में बात करेंगे, रेड सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसी का होता है, इसीलिए इसको जो है रेलवे में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सिग्नल के रूप में यूज किए जाते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है। वाटर के द्वारा अगर परागण होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल के द्वारा परागण को जूफिली बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिली बोलते हैं, या एंटोमोफिली या एनेमोफिली? तो इसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। और एंटोमोफिली किसको बोलते हैं? जब कीट के द्वारा परागण होता है। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, कीट के द्वारा परागण होगा इसको हम लोग एंटोमोफिली बोलेंगे। अगर हवा के द्वारा परागण होगा, याद रखिएगा, तो एनोमोफिली, याद रखिएगा। और ये जंतुओं के द्वारा तो जूफिली। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन का काम कौन करता है? तो यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय भट्टी में ईंधन का कार्य करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये सवाल है। तो प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ तरंग है, और याद रखिएगा प्रकाश तरंग किस प्रकार की है? तो अनुप्रस्थ है। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है। ये उल्टी उड़ान भी भर सकती है। सब इस दिशा में उड़ान भरते हैं, लेकिन ये उल्टी करेगी उड़ान। तो ये हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड काफ़ी छोटा होता है, याद रखिएगा, ये उल्टी उड़ान भी कर सकता है। अगला सवाल है कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? जब साबुन का बुलबुला आवेशित किए जाते हैं तो यह फैलता है। क्या होता है? यह फैलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में हम लोग किस कवक का प्रयोग करते हैं? डबल रोटी कहते हैं ना, ये फूल जाता है, मतलब ये फूल जाता है डबल रोटी। तो इसके निर्माण में हम लोग कौन से कवक का यूज करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सैक्रोमाइसिस का यूज जो है डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है O2 की घुली हुई मात्रा से। O2 की घुली हुई मात्रा से जल प्रदूषण की माप की जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से पीवीसी प्राप्त होता है। पीवीसी। अब पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉली, क्या होगा? पॉली। वी से क्या होगा? विनाइल, पॉलीविनाइल। और सी से होता है क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण जो है क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से होता है, याद रखिएगा। अगला है कि शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है। शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है। मछली भी ठंडी में रह सकता है, छिपकली भी रह सकता है और मेढक भी रह सकता है।
तीनों का तीनों यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखिएगा। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमको करना है। पौधे की एक बाहरी संरचना होती है, याद रखिएगा, बाहरी भित्ति जो होती है, और एक अंदर की भी संरचना होती है। तो अंदर ये जो है इंट्राइन वाला भाग, तो इसका जब अध्ययन हम लोग करते हैं, इसको हम लोग शारीरिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिकी। अगला है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस है, और गोबर गैस में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या पाए जाते हैं? मीथेन, और मीथेन को हम लोग CH4 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में मीथेन नजर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। गोबर गैस में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? ये मीथेन पाए जाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है, ये किसका अवशोषण करता है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरण का अवशोषण करता है, याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट किरण। इसलिए ओजोन परत को बचाना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रहेगी तो विभिन्न प्रकार से सूर्य के प्रकाश से आने वाली विभिन्न प्रकार के अल्ट्रावायलेट किरण हमारी त्वचा को या मानवीय रूप से मानव के लिए पृथ्वी पर खतरा का ये आशंका बना रहता है ओजोन परत से। विभिन्न प्रकार की त्वचा का कैंसर उत्पन्न हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट किरण को बचाना ओजोन परत का कार्य है, और इसे हमें बचाना चाहिए। कैसे बचेगा? तो कम से कम प्रदूषण धरती पर फैलाया जाए, इसी से यहाँ पे कौन बच सकता है? ओजोन परत बच सकता है। 43 नंबर सवाल है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों के जो आवर्त सारणी है, इसका जनक प्यारे बच्चों द्रिमिक मेंडलीव के नाम का जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि शरीर के विशालतम धमनी का नाम बताइएगा। शरीर के सबसे एरोटा, एरोटा जो है सबसे विशालतम धमनी के नाम से जानी जाती है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? सौर प्रणाली कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली का आविष्कार किया। हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये भी सवाल है। तो स्वर्णाभूषण वाले जो भी पदार्थ होते हैं उस पर हम लोग हॉलमार्क का चिन्ह का यूज करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई स्पीसीज, स्पीसीज पर हम लोग आधारित है कि वर्गीकरण कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कवक जनित रोग नहीं है? तो ये जो होगा तंबाकू का मोजेक वायरस एक प्रकार का क्या है? वायरस है, याद रखिएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का सतह ताप होता है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने किए, जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। बाय बाय एंड टेक केयर।